जय हिंद दोस्तों। अपनों ने टॉपिक चला रखा है केमिस्ट्री में, यूनिट है केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गति की। उसी यूनिट को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में अपनों ने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारकों पर बात की। आज अपने बात करते हैं उसी यूनिट में वेग नियम पर, रेट लॉ पर, या जिसको कहते हैं वेग समीकरण या वेग व्यंजक यानी वेलोसिटी इक्वेशन पर। तो आज का अपना टॉपिक है वेग नियम, वेग समीकरण या वेग व्यंजक पर। दोस्तों बात वही है जो हमने पहले पढ़ी। ये नियम क्या है पहले तो हम उस पर बात करते हैं। ये नियम क्या कहता है हमें? वेग नियम का जो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वही बात जो पिछले क्लास में हुई अपनी भी, अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करता है कि अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। और जब हम इसी वेग नियम को किसी कहते हैं ना, अभिक्रिया का जो ये वेग है या वे, इसको जब हम इक्वेशन के रूप में, एक समीकरण के रूप में जब प्रदर्शित कर देते हैं तो उसी को ही वेग समीकरण या वेग व्यंजक वेलोसिटी इक्वेशन है वो कहते हैं। अब हम इस बात को ही एक समीकरण लेकर प्रदर्शित करते हैं। एक समीकरण ले लेते हैं N1A, यानी ये उसके अणुओं की संख्या है, A प्लस B, इसके B अणु मान लेते हैं N2B, और P बना यानी प्रोडक्ट बना। इस तरीके से समीकरण है। अब हम इस समीकरण को इस वेग नियम के हिसाब से लिख रहे हैं। भी A और B क्या हो गए? अभिकारक हो गए। इनको बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे तो क्या बन जाएगी? सांद्रता। और क्या करना है? उनका गुणनफल। तो हम लिखें भी अभिक्रिया का वेग यानी उसका रेट लिख रहे हैं हम समानुपाती, जैसा कि वहां लिखा है, ए की सांद्रता और अणुओं की संख्या ऊपर लिख देते हैं एक बार N1, और B की सांद्रता और ऊपर लिख देते हैं N2। यह है वेग नियम। यानी इस समीकरण को इस रूप में लिख दिया तो यह वेग इक्वेशन होगी, वेग समीकरण होगी, वेलोसिटी इक्वेशन हो गई है। ठीक है। और यहां अब हम इसको समानुपात के चिन्ह को हटाएं तो क्या लगाएंगे हम? बराबर लगाएंगे। और क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम यहां लिख देते हैं K, A N1 B N2। K यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी वेग स्थिरांक है। ध्यान दीजिएगा, K यहां पर क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक है। इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी आगे जाके। ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी अभिक्रिया का वेग यानी रेट लिख सकते हैं। अब एक चीज यहां समझ लीजिएगा, ये जो संतुलित संख्या हम जो लगाते हैं N1 N2 ABCD जो भी करके हम लगा देते हैं किसी अभिकारक के आगे संतुलित करने के लिए, वो होती है उसकी स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक संतुलित करने के लिए जो हमने संख्या लगाई। एक चीज आपको यह समझना है भी, ये जो हम अभिक्रिया का जो वेग लिखते हैं ये इनके इस स्टोकियोमेट्रिक के आधार पर नहीं लिखा जाता। यह बात आपको अच्छे से, मैं इस बात को लिखना भी चाहूंगा यहां क्योंकि यह बात आपको याद रखनी है भी, अभिक्रिया का वेग है वो इस अभिक्रिया के स्टोकियोमेट्रिक यानी रस समीकरण मिति की सहायता से
वेग नियम नहीं लिखा जाता। यह चीज आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है, वेग नियम नहीं लिखा जाता। अब फिर आता है, तो फिर किस आधार पर लिखा जाता है? ये प्रैक्टिकली है, मतलब ये जो हम लिखते हैं वेग नियम, ये प्रैक्टिकली है, प्रयोगों के आधार पर, प्रैक्टिकल कर करके देखा जाता है। हम सैद्धांतिक रूप से नहीं बता सकते, लेबोरेटरी में करके बताया जाएगा भी हां ये इस चीज पर डिपेंड है या नहीं है। आपको दोस्तों कुछ भी नहीं पल्ले पड़े, आप ध्यान दीजिए, हमें यह पता है भी अभिक्रिया का वेग सांद्रता के गुणनफल के यानी सांद्रता पर डिपेंड करता है, तो लिख देते हैं भी सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये चीज आपको है ना, ये चीज काम आएगी भी अभिक्रिया का वेग यानी जो रेट हम लिख रहे हैं बराबर के, और अभिकारक लिखने हैं, सांद्रता शो करने के लिए बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ऊपर हमने उसके स्टोकियोमेट्रिक लगाए हैं, यहां पर लगाए हैं। लेकिन नीचे मैं आपको क्या बता रहा हूं भी जब हम अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो इस स्टोकियोमेट्रिक के आधार पर नहीं लिखा जाता है। यह किसके आधार पर लिखा जाता है? प्रयोगों के आधार पर, प्रैक्टिकल करके देखा जाता है भी ये इन सांद्रताओं की कितनी मात्रा, ये N1 N2 है भी इन ये पूरी की पूरी इतनी या इससे कम या ज्यादा मात्रा है, वो इस पर डिपेंड करती है या नहीं। ठीक है, हम अभी इस बात को और क्लियर करेंगे। अब हम एक समीकरण और लेते हैं और उसको हम वेग नियम के रूप में लिखते हैं एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल एक समीकरण है 2a प्लस 3b, और ये मिलकर बना दिया प्रोडक्ट, यानी कोई भी उत्पाद बन गया, क्योंकि हमें तो किसकी जरूरत है? अभिकारक चाहिए। क्या बन रहा है उससे कोई नहीं है। तो 2a प्लस 3b प्रोडक्ट, इसके लिए वेग समीकरण लिखते हैं अपने, इस समीकरण के लिए वेग समीकरण लिखते हैं। ठीक है, यानी अभिक्रिया का वेग हम प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिखेंगे? अभिक्रिया का वेग, या मैंने इंग्लिश में लिख दिया रेट। ठीक है, यही बात इसके आधार पर के ए की घात, क्योंकि आगे संख्या 2 लिखी है जैसे हमने यहां N1 लिखा, 2 गुणा b, और घात कितनी आ जाएगी? 3, घात यानी रेज्ड उसके। ठीक है, तो देखिए इस तरीके की अभिक्रिया के लिए हमने इसका ये वेग इक्वेशन बनेगी। अब आप फिर ये सोचें भी सर एक तरफ आप ये कह रहे हो भी स्टोकियोमेट्रिक से लेना देना नहीं है, तब आपको क्या करना? इस तरीके से जब कोई अननोन समीकरण हमें दे रखी है, भी ए और बी अननोन है, हमें पता नहीं ये क्या है, और अननोन समीकरण दे दी जाए और आपको ये कह दिया जाए भी इसकी वेलोसिटी इक्वेशन या इसकी वेग समीकरण लिखें, तब तो आपको दोस्तों जैसे दिख रहा है ना वैसे लिख देना है भी रेट यानी अभिक्रिया का वेग बराबर के। ठीक है, इस आधार पर ही लिखी है मैंने, के ए लिखा, इसके ऊपर 2 आगे 2 है तो रेज्ड 2 कर दी, 3 है इसकी रेज्ड 3 कर दी। ठीक है, लिखा गया। अब हम इस वाली बात पर आते हैं फिर वापस, स्टोकियोमेट्रिक वाला पंगा क्या है, फिर संतुलित समीकरण का क्या पंगा है। अब एक उदाहरण और ले रहा हूं मैं आपसे, एग्जांपल H2 प्लस Cl2, सूर्य के प्रकाश में मिलकर यह बनाते हैं 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाती है आप। और अब हम इसका रेट लिखें, तो सेम वही तरीका, कांस्टेंट लगा दिया। पहला अभिकारक क्या है आपका? H2, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। दूसरा क्या है? Cl2, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब हमें क्या लग रहा है भी, जैसे मैंने यहां ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, जहां कुछ भी नहीं है इसका मतलब वहां पर एक है, क्योंकि यहां भी एक ही लग रहा है अपने को भी, H2 के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब एक H2 का अणु, एक Cl2 का अणु, 2 HCl। तो देखिए हमने तो ये लिख दिया, लेकिन
ये अननोन नहीं है समीकरण, ये नोन है, ज्ञात समीकरण है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर ये। अब इसका जब लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में जब प्रयोग करके देखा तो साइंटिस्ट ने यह देखा भी जब H2 की मात्रा बढ़ाई तो क्या इसकी स्पीड पर, क्या इसके वेग पर प्रभाव पड़ा? तो उन्होंने देखा कोई फर्क नहीं पड़ा, मात्रा चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो अपने हिसाब से हो रही है। चलो भाई, इसका मतलब H2 है वो इस अभिक्रिया के वेग पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो वेग नियम, जब वेग इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, जब इस वेग नियम को हमने वेग समीकरण के रूप में लिखा है, तब हमें यह बताना पड़ेगा भी ये इस पर डिपेंड नहीं करता। तो नहीं करता तो इसके ऊपर हम लगाएंगे अब 0। फिर उन्होंने Cl2 की मात्रा कम ज्यादा करके देखी तो उन्होंने देखा अभिक्रिया के वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसके ऊपर भी उन्होंने लगा दी 0। अब यह सही उत्तर है इसका। अब आप ये सोचेंगे आपको कैसे पता चलेगा, इसकी टेंशन भी मत लो आप। आपके जो प्रश्न आएंगे, क्योंकि हम ऐसे तो कितने एग्जाम्पल याद करेंगे, कितनी समीकरण याद करेंगे जो किस पर क्या डिपेंड करती है। मैं आपको यही कहूंगा आप इस उलझन में मत पड़ना। आपको सिर्फ यह ध्यान देना है, अगर इस तरीके से समीकरण दे रहा है तब तो आपको जैसा दिख रहा है वैसे लिख देना है अननोन का। और नॉन समीकरण कोई हो, ज्ञात समीकरण हो, तब आपसे वो ये इस तरीके से नहीं लिखवाएगा, तब आपको वो लिख के ही बताएगा ये, यानी ये समीकरण लिख देगा और इस समीकरण के साथ ही आपको दे देगा पेपर में। यहां 0 0 लिखना है तो वो लिख के दे देगा, फिर इस पर प्रश्न बनाएगा जो हम अभी आगे जाके इस पर बात कर रहे हैं भी ये क्या पंगा है। अब यहां समझिए एक और प्यारी बात, आपको याद कीजिए पिछले वीडियो में अपनों ने एक बात की थी, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों में 2 पॉइंट ऐसे थे, सांद्रता और दाब वाली बात। वहां मैंने एक शब्द लिखवाया था, याद कीजिए, कि शून्य कोटि अभिक्रिया सांद्रता पर और दाब पर निर्भर नहीं करती। वो बात अप्लाई होगी यहां पर, वो बातें याद आएगी, यानी ये बात वहां लागू होती है। तो मैंने वहां एक बार लिखवा दिया ताकि आपको फायदा हो जाए। अब बेटा मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है भी इस अभिक्रिया का, ये जो हमारी इक्वेशन है, इस अभिक्रिया का वेग यानी रेट इन अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। ये यहां क्लियर हो रहा है 0 0 का मतलब। इस बात को आप अच्छे से क्लियर कर लें भी जब 0 0 लिखा है, अब दोनों पर 0 है तो इसका मतलब दोनों पर ही डिपेंड नहीं करता, इन दोनों की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड नहीं करता। एक पर 0 होता और एक पर नहीं होता तब हम कहते, सपोज करो इस पर 0 है और इस पर नहीं होता, तो हम कहते भी इस अभिक्रिया का वेग H2 की सांद्रता से तो प्रभावित नहीं होता या इस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन क्लोरीन वाली पर डिपेंड करता है। अगर वहां लिखा होता कुछ, तो उम्मीद करता हूं आप इन दो चीजों को आप समझे होंगे। भी एक चीज तो आपको बेटा ये क्लियर रखनी है, ये तो हम बार बार लिख रहे हैं, कई जगह यूज कर लिया। अभी अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। शो करने, सांद्रता को शो करने के लिए हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, जो आगे संख्या लिखी होती है उसको ऊपर लिख देते हैं। यही हमने रासायनिक समय में किया, इसी तरीके की बात। ठीक है, तो ये तो कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, ये तो सामान्य सी बात है। अब इसी को जब समीकरण रूप में लिखते हैं तब हमने कह दिया ये वेग समीकरण है, वेलोसिटी इक्वेशन है। जब वेलोसिटी इक्वेशन के रूप में लिखते हैं हम किसी को, तब हमें यह है भी ये स्टोकियोमेट्रिक यानी संतुलित जो संख्या लिखी है उससे मतलब नहीं है, बल्कि हमने जो प्रैक्टिकल कर करके देखकर पता करते हैं वो चीज ही लिखनी है। तो अननोन पे तो हमें पता नहीं है, या तो वो हमें, अगर ये दोनों चीज हमें दे दे प्रश्न में तब तो क्लियर हो जाता है भी कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। नहीं दे रहा तो आपको जैसे दिख रहा है वैसा लिखे। हाँ, हालांकि नॉन वाले में हमें कुछ अभिक्रियाएं ध्यान में रखनी पड़ती है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा
वो भी जरूरी नहीं है आपको जेट में, तो बिना इसके याद भी आप कर दोगे। जैसे H2 और Cl2 की अभिक्रिया है वो अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड है, वो नहीं करती है। ठीक है, अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं इसी वेग नियम को लेकर, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अब कर रहे हैं। इसके आधार पर ही बेटा हम बात कर रहे हैं अब अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि जिसको कहते हैं रेट ऑफ ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि, बहुत प्यारा प्रश्न, और यह भी आप इसकी सहायता से ही कर सकते हो। कैसे? अभिक्रिया कोटि क्या है? अभिक्रिया कोटि एक तो ध्यान रखिए ये इसके आधार पर लिखी जाती है, वेग नियम के आधार पर लिखी जाती है। एक बात, वेग नियम के आधार पर लिखी जाती है तो इसका मतलब स्टोकियोमेट्रिक से मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि भी क्या होगी? प्रैक्टिकली होगी। एक बात। दूसरी बात है भी पता कैसे चलेगा? वो जब हम इसको वेग इक्वेशन को लिखेंगे तो अब जब हम ये सांद्रता की जो घात लिखते हैं इससे पता चलता है। तो इसी बात को पहले हम इसकी एक परिभाषा लिख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो किसी अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि, किसी अभिक्रिया की अभिक्रिया कोटि वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रताओं की या सांद्रता की घातांक, जो पावर हम उसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है, तो उस घातांक सांद्रताओं की घातांक का योग होता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हुई? किसी अभिक्रिया की जो अभिक्रिया कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रताओं की घातांक का योग, जो पावर है जो रेज्ड है उसका योग, उस पर डिपेंड करती है। जैसे इसी समीकरण पर बात करें 0 + 0, यह बात क्या कर रही है? वेग इक्वेशन की सांद्रताओं की घात 0 0 है, तो इसका मतलब ये अभी दोनों ही अभिकारक है वो वेग को प्रभावित नहीं करते। तो हम कहेंगे ये किस प्रकार की अभिक्रिया कोटि हुई? इसको कहा जाता है शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती है। अब आपसे कोई यह पूछ ले यह समीकरण बताओ किस कोटि की है, तो इसके ऊपर पावर क्या दिख रही है आपको? इसके ऊपर 2 और 3, तो यह क्या कह रहा है? क्या घातांकों का योग, तो 2 + 3 = 5, 5 कोटि वाली हो गई फिर। लेकिन दोस्तों 3 तरह की होती है, शून्य, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, लेकिन शून्य, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अपने तो यहां पाठ्यक्रम में 2 ही है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि। आपके पाठ्यक्रम में 2 ही है, शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एक मैं यहां पर लिख रहा हूं समीकरण, ऊपर लिख देता हूं, अब मैं इसको मिटा रहा हूं यहां। एक समीकरण लिख रहा हूं, H2O2, H2O2 ये टूट रही है H2O + ½ O2, ठीक है, और इसकी रेट हमें, या तो हमें ये समीकरण याद हो, नहीं है तो
आपको पेपर में मिल जाएगी इस तरीके से KH2O2। तो ये इसकी वेग इक्वेशन होगी, वेग समीकरण होगी। अब आप मुझे ये बताएं भी ये शून्य कोटि है प्रथम कोटि, हमारे दो ही हैं, तो जब 0 0 लिखा है तो शून्य कोटि, यहां इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब एक भी इसकी घातांक है, जो पावर है वो एक है, तो हम कहेंगे ये उदाहरण किसका हुआ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया हुई, प्रथम कोटि अभिक्रिया हुई। उम्मीद कर रहा हूं बड़ा थोड़ा सा आप इसको केमिस्ट्री के अंदाज में नहीं लेके आप बहुत ही इजी वे में आप सोच के देखें। करना क्या है, कुछ नहीं करना, सामने वाला कहेगा हमें तो उसको फॉलो करना है बस। तो हमने वेग नियम समझा, वेग नियम से हमने वेग इक्वेशन लिखनी सीखी, और वेग इक्वेशन में सांद्रताओं की जो घातांकों का योग होता है उसको हमने क्या कहा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा। तो तीन ही शब्द है, वेग नियम, फिर वेग इक्वेशन लिखते हैं, और उससे हम अभिक्रिया की कोटि बताते हैं। यह भी प्रायोगिक है वेग नियम, तो अभिक्रिया की कोटि भी प्रायोगिक है, प्रैक्टिकली है। और कोटि क्या हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, आगे जो भी जितना है। या एक चीज ध्यान रखिए, ये पॉइंटों में भी हो सकती है, भिन्नांक जिसको कहते हैं पॉइंटों में भी हो सकती है, फ्रैक्शनल जिसको कहते हैं, नेगेटिव भी हो सकती है, यानी इसका मान माइनस में भी आ सकता है। यह चीज ध्यान रखिए आप, शून्य प्रथम द्वितीय तृतीय हो सकती है, पॉइंटों में फ्रैक्शनल भिन्नांक हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है। और यह प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल करके देखने से ही पता चलता है, हमें से समीकरण देखकर नहीं बता सकते भी ये अभिक्रिया कोटि इसकी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको और चीज बताना चाहूंगा यहीं पर, आप अच्छे से एक बार इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। वेग स्थिरांक जो है, क्योंकि आपके लिए मैं तरीका या ट्रिक नहीं बताऊंगा यहां कोई निकालने की। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके दो ही इक्वेशन है, एक तो जीरो ऑर्डर है और दूसरी फर्स्ट है। यहां पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूं, बेटा क्लियर कर लीजिएगा। आपसे यह पूछेगा वो कि शून्य कोटि अभिक्रिया के इस वेग स्थिरांक की यूनिट बताएं, इकाई बताएं, इसकी पूछेगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, तो आपके दो ही हैं, तो आप याद रख लीजिए। वैसे ही मैं कोई वो पूरा गणितीय तरीका आपको नहीं बता रहा, सीधा ही हमें पता है सांद्रता की इकाई क्या है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, बस ये ध्यान दीजिएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या ऐसे भी लिखा हो सकता है MOL, मोल प्रति लीटर यानी L माइनस, और सेकंड यानी S माइनस। तो ये तो हो गई शून्य कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई। ठीक है, और फर्स्ट की प्रथम कोटि अभिक्रिया की यूनिट है बेटा, ध्यान रख लेना अच्छे से, प्रति सेकंड, बस इसमें मोल और प्रति लीटर नहीं आते। मैं तरीका हालांकि इसको निकाल सकते हैं हम, लेकिन मैं चाहता हूं जब हमें दो ही तो हैं, हमें कोई सेकंड थर्ड का तो वो पूछेगा नहीं, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है भी शून्य और प्रथम, तो इसलिए ये तो याद ही, ये तो हम बार बार यूज ही करें, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखिएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये लिखने का तरीका ऐसे मिलेगा वहां पर आपको। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, यूनिट है उसकी, और फर्स्ट कोटि की है, इसमें मोल प्रति लीटर नहीं आता, सीधा ही प्रति सेकंड है, S-1, यानी 1/सेकंड, 1/सेकंड। वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अब आप अगर आप देखेंगे अब हम, तो वेग नियम को कहां याद रखने की जरूरत है, वेग इक्वेशन कहां ध्यान रखने की जरूरत है, बस अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो सिर्फ ये आ गया कोटि। भाई साहब भी देखने से पता चलता है, प्रयोग करके हमें बता दे भी ऊपर क्या लिखा हुआ है, उससे हम बता देंगे कोटि क्या है। भी शून्य है, प्रथम है, कोटि 0 1 2 3 पॉइंटों में हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। जीरो कोटि
का जो वेग स्थिरांक की यूनिट है वो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है और फर्स्ट की है वो प्रति सेकंड है। मैं क्योंकि बार बार बोल रहा हूं एक चीज, कारण यही है भी मेरे जेट के मेरे एग्रीकल्चर वाले बच्चों का ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ हो सकता है, बस इसी एक कारण से राजस्थान बोर्ड में उनके सिलेबस में ये नहीं पढ़ा हुआ है। तो बार बार बोलने का कारण यही है, आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा और अप्लाई करते हैं। आप एक बार इसको लिख लीजिएगा, जिस सीक्वेंस में मैं आपको समझा रहा हूं उसी के अंतर्गत। अब मैं इस पर आधारित अपने प्रश्न करते हैं, और नहीं तो वहां क्लियर हो जाएगा। देखें, वेग नियम को वेग समीकरण के रूप में लिखना आप सीख गए होंगे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। तो देखिएगा, अब प्रश्न देखिए, एक समीकरण लिख रहा हूं यहां, आपको ऐसे ही मिलेंगे प्रश्न वहां भी। किसी अभिक्रिया का वेग व्यंजक दिया होगा ऐसे, वेग बराबर के ए पावर 1/2, बी की पावर है वो 3/2, 1/2 और 3/2। ठीक है, आपसे ये बताएगा कि इस अभिक्रिया के वेग व्यंजक को देकर इसकी कोटि बताएं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं। कुछ नहीं करना है आपको, हमें पता है कोटि क्या होती है। पहले इस इक्वेशन में जो चीज आ गई उसी से करना होता है। इसमें अपने को उसने लिख दिया 1/2 और 3/2, बिनाक वाली बातें लिख दी, बस कुछ नहीं करना, आपको जोड़ना है। तो अभिक्रिया की कोटि यानी हम n मान लें। ठीक है, इनकी समझने के लिए आपको x + y मान लेता हूं भी, जो भी पावर हो उसको x + y मान लो। ठीक है, तो n यानी अभिक्रिया की कोटि आपसे पूछ रहा है, तो ये क्या हुआ 1/2 प्लस 3/2, लघुत्तम आया 2, क्या हो गया ऊपर 1 + 3 क्या आया 4/2, 4 में 2 का भाग दिया, उत्तर क्या आया 2। तो इसका मतलब ये किस ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, 2 आया है, 0 1 2 3, तो यानी 2 का मतलब सेकंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। द्वितीय, हालांकि हमारे सिलेबस में 0 और प्रथम ही है, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने को, तो तरीका यूज कर रहे हैं। तो ये उदाहरण, इसका उत्तर क्या होगा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया हो जाएगा इसका उत्तर। बहुत ही इजी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये प्रश्न कैसे यूज करना, या तो आपसे सीधा ये यूनिट पूछ लेगा, वेग स्थिरांक की यूनिट बताओ, या आपको क्या कहेगा, आपको k का मान देगा वो, जैसे क्वेश्चन आ गया k का मान लिखकर आपसे ये कहेगा इसकी कोटि बताओ। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 2.3 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये वो आपको ऐसे कहेगा भी, किसी अभिक्रिया के लिए जो वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका मान ये है, बताइए ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो कई बार बच्चे उलझ जाते हैं इस गणितीय मान को देखकर, भाड़ में जाए ये मान का क्या है। आप तो ये देखो इसके पीछे क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और वो किसका यूनिट है, 0 की। तो आप क्या लिख देंगे, क्या ऑप्शन ढूंढ लेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया है भी, ये शून्य कोटि अभिक्रिया है। इसी तरीके से आपको दे दे k का कोई मान, जैसे 3 × 10⁻⁻5 प्रति सेकंड, तो बताइए ये कौन सी कोटि की है। तो इसका मतलब वेग स्थिरांक की यूनिट देखकर भी हम बता सकते हैं कोटि। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है तो शून्य कोटि अभिक्रिया, और अगर प्रति सेकंड है, प्रति सेकंड, तो वो किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की समीकरण है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की समीकरण। तो बहुत ही इजीली से इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब एक लास्ट बात आपको इसमें एक और बता रहा हूं, एक टॉपिक और इसी में छोटा सा, मैं चाहता हूं इसके साथ ही क्लियर हो जाए अपनी, कम से कम आप 2 बार इसको देख लीजिएगा,
वीडियो को अपने आप क्लियर हो जाएगी। फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस और करवा दूंगा प्रश्नों की। एक टॉपिक और है लास्ट इसमें, अभिक्रिया की अणुसंख्यता। अभिक्रिया की अणुसंख्यता यानी मोलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, इसका क्या मतलब होता है? कोटि पढ़ ली, कोटि के बाद अणुसंख्यता, मोलिक्यूलरिटी पर बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या, बस। कोटि तो प्रैक्टिकली है, डिपेंड करती है कि नहीं करती है वो हमें पहले वेग इक्वेशन में सेट करके पता चलता है, लेकिन अणुसंख्या का तो मतलब सीधा सा यह है उस अभिक्रिया में कितने अभिकारक हैं वो भाग ले रहे हैं, उन अभिकारकों की संख्या को अणुसंख्यता कहते हैं। इसमें तो जैसा दिखता है वैसा ही है। जैसे अपने आप आपको इस एक उदाहरण से ही सारी बात क्लियर हो जाएगी। भी एक अभिक्रिया है, x प्लस वाई जेड बनाया, x प्लस वाई जेड, और इसके लिए हमें वो दे देगा साथ में जो वेग यानी रेट है वो दे देगा k x, ये लिख दिया। ये प्रश्न है पूरा भी कोई अभिक्रिया x प्लस वाई बराबर जेड के लिए वेग बराबर k x की सांद्रता लिख दी। तो बताइए इस समीकरण की अणुसंख्यता या जिसको आणविकता भी कहते हैं कितनी है, मोलिक्यूलरिटी कितनी है, और दूसरी इस समीकरण की कोटि बताएं, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं। तो आणविकता क्या है? आणविकता जो दिखता है वो है एक x और एक y है, तो यानी 1 + 1 बराबर 2। तो इस समीकरण की आणविकता मोलिक्यूलरिटी तो क्या है? 2 है। अब पूछ रहा है कोटि। कोटि आपको इधर आना पड़ेगा कोटि के लिए जो प्रश्न में दे रखा है। अब प्रश्न में क्या दोनों अभिकारक दे रखे हैं? नहीं दे रखे, एक ही दे रखा है, x ही दिया है और ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो इसका मतलब कोटि क्या हुई? 1 हुई, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो ये समीकरण प्रथम कोटि अभिक्रिया की है और इसकी आणविकता 2 है। आणविकता बेटा जितने अभिकारक हैं, यहां 2 और 1 होता तो 3 हो जाती, और इसमें उसने y नहीं लिखा। हां वो ऐसे लिख सकता था, वेग बराबर k x की सांद्रता और y की पावर 0 लगा देता, तो 0 को वो फिर शो नहीं कर रहा है, यहां 1 है, तो इसका मतलब y की पावर 0 है। आपको तो पावर जोड़नी है, यहां 1 + 0 बराबर 1। तो इस प्रकार से आपको दोनों एक ही प्रश्न में 2 चीज भी पूछ सकता है, उसकी आणविकता बताओ और उसकी कोटि बताओ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप, अभिक्रिया की कोटि का और आणविकता का, मोलिक्यूलरिटी का प्रश्न आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। हम इस पर और भी अभ्यास प्रश्न भी करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बेटा पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद।